आज हम लोग स्टडी करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर। इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट टर्म इज रेशियो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, सेकेंड टर्म रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल और थर्ड टर्म एनर्जी लॉस। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो आपके पास बनने वाला है क्योंकि बड़ा टॉपिक मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाले हम लोग। और इसके बेसिस के ऊपर आपको एग्जांपल 4.16 और 4.17 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.5, 4.6 और 4.7 काफी अच्छे क्वेश्चन है। बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके पास। और राजस्थान बोर्ड में 2018 के अंदर 4 मार्क्स का एक डेरिवेशन आया था, वो था आपके पास क्या बेटा, रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना था। तो ये 2018 का आपके पास क्वेश्चन भी बनता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक पीडीएफ लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जितने भी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ ये सारे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और ये 5 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें कंसिडरेशन क्या करना है। मैंने क्या किया बेटा, 2 चार्ज स्पेयर कंसीडर कर लिए। फर्स्ट के ऊपर चार्ज है Q1, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया बेटा, V1। सेकंड है उसे इसको नियर बना देता हूं थोड़ा सा मैं स्पेस के लिए। चार्ज Q1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1। सेकंड है चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल कितना, V2। अब ये कंडक्टिंग स्पेयर है तो कंडक्टिंग स्पेयर के जो चार्जेस है वो कहां मिलते हैं बेटा, सरफेस पे। ये सरफेस पे चार्जेस मिलेंगे आपके पास। ध्यान दे, यहाँ पे चार्ज Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, C1 V1, और यहाँ चार्ज Q2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, C2 V2 आपके पास है। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी की जब चार्ज है, इसके पास कैपेसिटेंस है, इसके पास पोटेंशियल है, तो इस बॉडी की कुछ एनर्जी होगी। ये कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखा होगा, दैट इज एनर्जी U1, और एनर्जी का फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा, हाफ CV²। तो इसका कैपेसिटेंस बेटा कितना, C1, और इसका पोटेंशियल कितना बेटा, V1 का स्क्वायर। इसकी एनर्जी कितनी होगी, U2, और वो होगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि ये एक फर्स्ट स्पेयर और ये मेरा सेकंड स्पेयर है, दोनों अलग अलग बॉडी है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम मान लूं, तो इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो टोटल एनर्जी मान रहा हूं मैं U इनिशियल, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट स्टेज है जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया है, इट इज U1 प्लस U2। एनर्जी किसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो मैथमेटिकली डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने। U1 की वैल्यू कितनी बेटा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और U2 की वैल्यू कितनी बेटा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। हाफ दोनों में क्या बेटा, कॉमन, तो क्या बचेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। तो आपने बिफोर कॉम्बिनेशन इन दोनों को अटैच करने से पहले इनकी कितनी टोटल एनर्जी थी वो कैलकुलेट कर ली। ये जब मैं एनर्जी लॉस पढ़ाऊंगा, जो कि इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर मुझे इसे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस इक्वेशन में साइड में लिख रहा हूं कि U इनिशियल आपने कितना पढ़ा बेटा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। एक बार देख लेता हूं कि वो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है क्या, हाँ दिख जाएगी। ध्यान दें, ये तो आपने क्या निकाला बेटा, U इनिशियल। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहां तक पहुंच कर सकते हैं, इसके बाद के डेटा की मैं बात करता हूं। ये तो क्या था बेटा, केस A, बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन, आफ्टर combine with a conducting wire। मैंने क्या किया बेटा, ये फर्स्ट स्पेयर है और ये सेकंड स्पेयर है। ध्यान रखो, एक छोटा सा एजम्पशन हमने ले रखा है कि जो फर्स्ट स्पेयर का पोटेंशियल है वो लार्जर है किससे, V2 से। मैंने V1 और V2 दो अलग अलग पोटेंशियल माने, तो एक ज्यादा होगा, एक क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा किसको मान रहा हूं मैं, V1 को, और कम किसको मान रहा हूं मैं, V2 को। तो आगे की जितनी भी कैलकुलेशन है उसको मैं यही बेस लेके सॉल्व करने वाला हूं। मैंने क्या किया, 2 थे, इन दोनों स्पेयर को एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया।
कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से मुझे बताओ क्या इनके फिजिकल साइज में कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं, फिजिकल साइज तो अभी वही है जो पहले था। डेट मीन अब फिजिकल साइज इफेक्टेड नहीं हुआ तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस आपने पढ़ा है कितना होता है स्फेरिकल का, C = R/K। C = कितना होता है R/K, या फिर इसको लिख सकते हैं वो 4πε0 × R। तो फिजिकल का कैपेसिटेंस ओनली एंड ओनली रेडियस और मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ना तो मैं इनका साइज चेंज कर रहा हूं, डेट मीन मैं रेडियस चेंज नहीं कर रहा, ना मैंने मीडियम चेंज किया। पहले भी वैक्यूम में थे, अभी भी ये वैक्यूम में रखे। बस कंडीशन ये है कि पहले ये दोनों अटैच नहीं थे, अब इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया गया बेटा, अटैच कर दिया गया आपके पास। ध्यान दें, ठीक। तो कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बट आप ये चीज समझिए कि ये V1 हायर पोटेंशियल है और V2 क्या है, लोअर पोटेंशियल। एक जनरल एग्जांपल देता हूं जो अभी आपके सॉल्व करने में काम में आएगा। मान लीजिए दो वाटर टैंक है, दो क्या है वाटर टैंक है, इसमें 70 लीटर वाटर है और इसमें 50 लीटर आपके पास वाटर है। तो वाटर टैंक में जो वर्क उनका वाटर लेवल करता है, लीटर करता है, वो वर्क यहां कैपेसिटेंस में कौन कर रहा है, पोटेंशियल। डेट में मैं बोल सकता हूं कि ये पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है, मतलब ये दो कैपेसिटेंस थे, इसका पोटेंशियल है 70, इसका पोटेंशियल कितना है 50। ये तब है जब दोनों अलग अलग बॉडी है। उसके बाद क्या किया बेटा, आपने इस कॉमन पाइप से इन दोनों टैंक को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही दोनों टैंक को कनेक्ट करोगे तो बताओ क्या इसमें अभी भी 70 लीटर रहेगा और इसमें 50 लीटर रहेगा क्या? नहीं। अब वाटर का लेवल ट्रांसमिट होगा हायर लेवल टू लोअर लेवल। कब तक ट्रांसमिट होगा, जब तक दोनों टैंक में वाटर का लेवल क्या नहीं हो जाता बेटा, इक्वल, दैट इज सेम नहीं हो जाता। हमने बोला है कि इसमें 70 इसमें 50 आपके पास है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 का हाफ इसमें स्टोर होगा और हाफ इसमें होगा, दैट इज 60 यहां होगा और 60 यहां होगा। तो क्या इन दोनों का वाटर लेवल सेम हो गया, दैट इज कॉमन, दैट इज कॉमन। तो ये है कॉमन लेवल, क्या है कॉमन लेवल आपके पास। यही सेम प्रोसेस यहां होगा, जब अलग अलग थे तो इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल कितना V2। लेकिन जैसे ही ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल ट्रांसमिट होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक ट्रांसमिट होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम। मतलब इसमें भी V पोटेंशियल आ जाए, इसमें भी क्या आ जाए V, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। और ये जो सेम पोटेंशियल आता है दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। सो क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल के बेसिस पे आपके दो न्यूमेरिकल्स होंगे, ध्यान रखना इसका आपके पास। हम इस कॉमन पोटेंशियल के इक्वेशन बनाएंगे। तो पोटेंशियल आ गया ना कितना V। अब चार्ज ही तो चेंज होगा, चार्ज भी ट्रांसमिट होगा, रिडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हायर से कम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो इसमें न्यू चार्ज Q1 डैश और इसमें न्यू चार्ज कितना बेटा Q2 डैश। ये जो चार्ज चेंज हुआ, ये चार्ज क्या हुआ, चेंज। हमने बोला इस चार्ज को बोलते हैं बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ऑफ। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, दैट इज Q1 डैश और Q2 डैश। बताइए इस Q1, जैसे यहां पे Q1 क्या लिखा था आपने, C1 V1, Q2 क्या लिखा था, C2 V2। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं Q1 डैश कितना होगा, सर Q1 डैश होगा कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V, देन आपके पास Q2 डैश कितना होगा, दैट इज C2 V। क्लियर है? यहां पे मुझे कितनी टर्म जरूरत करनी है बेटा, दो। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं कॉमन पोटेंशियल का। देखिए फॉर्मूला क्या बना है पास, कॉमन पोटेंशियल दैट इज V। जब दोनों को हमने किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया था तो दोनों क्या थी बेटा, अलग अलग बॉडी थी, क्या थी, अलग। लेकिन जैसे ही दोनों को मैंने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, अब ये दोनों अलग अलग बॉडी नहीं है, ये दोनों एक बॉडी है, एक सिस्टम है। अगर एक सिस्टम है तो पोटेंशियल लेवल भी एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कितना होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू कितना है, Q/C। अगर ये टोटल पोटेंशियल है तो ये टोटल क्या होगा, चार्ज, दैट इज इक्विवेलेंट चार्ज। और ये होगा टोटल कैपेसिटेंस, दैट इज टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो V इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल
कैपेसिटेंस, देन V इक्वल टू कितना बेटा पास, ध्यान दो टोटल चार्ज, यहां चार्ज कितना है Q1 डैश, यहां चार्ज कितना है Q2 डैश, तो ये हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C1 और कितना बेटा C2, C1 प्लस C2। अब देखिए एक प्रॉपर्टी में काम में लेने वाला, कौन सी, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी थी चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, दैट मीन चार्ज neither be destroyed nor be generated, transferred from one body to another body आपके पास। तो ध्यान दीजिए यहां चार्ज कितना था Q1 एंड Q2, तो इनिशियल में चार्ज कितना था टोटल, इनिशियल में टोटल चार्ज बोलो ना, तो इनिशियल में टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2। आफ्टर कनेक्शन जब मैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा तब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चार्ज इज कंजर्व, दैट इज इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज आर इक्वल। जब दोनों चार्ज सेम होंगे तभी तो क्या बोलेंगे चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक कंजर्व क्वांटिटी है। दैट मीन वी कैन से चार्ज इज कंजर्व, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसी बात लिख सकते हैं। आगे देखिए यहां पे V इक्वल टू कितना बेटा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो क्या लिख सकता हूं मैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, और एक और फॉर्मूला इसका आपके पास है V इक्वल टू Q1 का मीनिंग मुझे पता है कितना है C1 V1, C1 V1, Q2 का मीनिंग C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। तो आपका एक न्यूमेरिकल तो इसके ऊपर सोल्व होने वाला है और एक न्यूमेरिकल आपका इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर सोल्व होगा। तो दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखें। तो कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला आपने क्या निकाला बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तो उतार लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। ध्यान दें, अब तक आपने क्या पढ़ लिया, आपने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली और वो कॉमन पोटेंशियल आपने कितना निकाला V इक्वल टू कितना C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दैट इज आवर कॉमन पोटेंशियल। हमें फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, कैलकुलेट करना है आपके पास रेशियो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रेशियो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कौन से बेटा Q1 डैश एंड Q2 डैश, इन दोनों का क्या चाहिए बेटा मुझे रेशियो। तो Q1 डैश में पहले ही कैलकुलेट कर चुका कितना होता है बेटा C1V। तो फॉर फर्स्ट स्पेयर Q1 डैश इक्वल टू C1V और फॉर सेकेंड स्पेयर Q2 डैश इक्वल टू C2V। हमसे क्या पूछा है रेशियो, तो ये बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। देन आपके पास Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू हो जाएगा C1V अपॉन C2V, V से V कैंसिल आउट, C1 अपॉन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का जो रेशियो है वो उनके कैपेसिटेंस रेशियो क्या है इक्वल है। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे पास द रेशियो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। हम लिख देंगे द रेशियो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर इक्वल टू ratio of their capacitance। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है, वो ये स्टेटमेंट देता है प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो आपको यहां तक का वर्क करना होता है और आपको शो करना होता है, प्रूफ करना होता है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश आर इक्वल टू C1 बाई C2। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट आपने कैलकुलेट किया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, ध्यान देना। देखिए सेकंड पार्ट जो होनी चाहिए वो क्या है बेटा रेशियो ऑफ चेंज इन
पोटेंशियल, जो पोटेंशियल में चेंज आया उसका क्या निकाला बेटा, रेशियो। और ये आपके पास 2018 का क्वेश्चन है जो रास्ता बोर्ड ने पूछा था आपके पास, क्या था ध्यान देना। सबसे पहले एक जंगला सा एग्जांपल मैं देता हूं कि अभी मैंने टैंक वाला एग्जांपल दिया था। यहाँ ये 70 लीटर था, ये कितना था बेटा आपके पास 50 लीटर। इसको मैंने कहा था V1 के इक्विवेलेंट, इसको V2 के इक्विवेलेंट। जब दोनों को एक कॉमन पाइप से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 60 लीटर, यहाँ आ जाएगा 60 लीटर। ये क्या बोला जाएगा बेटा, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। देखिए क्या इनिशियल में ये अलग बॉडी थी, बाद में कंबाइन बॉडी बनी, तो बताइए क्या इसके पोटेंशियल में चेंज आएगा? हाँ, पहले कितना था 70, अब कितना हो गया 60। तो 70 से 60 में कितने का चेंज है सर? वो चेंज आपके पास लिखा जाएगा 10 का। तो हम कितना लिखेंगे पास, चेंज इन पोटेंशियल फर्स्ट, डेट मीन डेल V1 वो होगा 70 माइनस 60 10, डेट इज V1 माइनस V। अरे मुझे 10 लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 70 माइनस 60। 70 किसके इक्विवेलेंट है, V1 के, और 60 किसके इक्विवेलेंट है, V के, डेट इज V1 माइनस V। ऐसे बताओ सेकंड के पोटेंशियल में चेंज आया क्या? हाँ, पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 60। चेंज कितने का है, 10 का, लेकिन पॉजिटिव चेंज लिखना है। क्या लिखना है, पॉजिटिव चेंज। तो आप क्या लिखोगे बेटा आपके पास, V माइनस V2। अरे 60 माइनस 50 करोगे तभी तो प्लस 10 बचेगा, डेट इज V माइनस V2। तो सेकंड में चेंज इन पोटेंशियल कितना है बेटा, V माइनस V2। या तो इस एग्जांपल से समझो, अदरवाइज यहां देखो, मैंने बोला था V1 लार्जर है किससे, V2 से। तो देखिए जो कॉमन आता है, कौन आता है कॉमन, वो जो लार्जर पोटेंशियल उससे तो कम आएगा, जबकि जो लेस पोटेंशियल उससे क्या आएगा, ज्यादा। कैसे, लार्जर पोटेंशियल कितना 70, कॉमन कितना 60, और स्मॉलर कितना बेटा 50। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कॉमन पोटेंशियल है वो लार्जर से तो क्या है, कम है, और जो सबसे कम था उससे क्या है बेटा, ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूं कि कॉमन पोटेंशियल जो होगा V वो लेस देन टू V1 होगा और मोर होगा किससे, V2 से। तो आपको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस लिखा जाता है हायर वैल्यू माइनस लो वैल्यू। तो V1 और V का डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा V1 वो कितना होगा, V1 बड़ा है कॉमन छोटा है, दैट इज V1 माइनस। और अगर आपको डेल्टा V2 लिखना हो तो V बड़ा है और V2 क्या है, स्मॉलर है, तो क्या लिखोगे बेटा, V माइनस V2। बड़े में से छोटा सेपरेट करना। यहां तो कोई दिक्कत है, आप चाहे तो इस मेथड से समझे, आप चाहे तो इससे समझे, दैट इज योर चॉइस। ध्यान दें यहां पे मुझे क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। ये है चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट और ये है चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकंड। मुझे इन दोनों का क्या निकालना बेटा, रेशियो। देखो किस तरह से कैलकुलेट करूंगा मैं, ये मैंने क्या निकाल दिया, रेशियो। सोल्व आउट कर ले, डेल V1 बाई डेल V2 इक्वल टू V1 का एडिटिव माइनस V, दैट इज कॉमन पोटेंशियल, और वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना होता है बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, अपॉन में क्या माना, डिवाइड बाय V, वापिस से कॉमन पोटेंशियल कितना लिखोगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, और V2 का अपन कितना मान लिया बेटा 1। सॉल्व आउट करें, इस ऊपर वाले का एलसीएम कितना लोगे बेटा, C1 प्लस C2। अब ये V1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो V1 C1, V1 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे V1 C2 माइनस है। देखिए क्या चल रहा है बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय, आपके पास यहां पे भी एलसीएम कितना आएगा बेटा, C1 प्लस C2। नीचे वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लिख जाएगा। तो C1 प्लस C2 एलसीएम आएगा, ये टर्म का एडिटिव C1 V1 प्लस C2 V2। अब माइनस का V2 मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा, C1 से, तो माइनस के V2 C1, फिर माइनस के V2 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के V2 C2। ध्यान दे, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 क्या हो गया, कैंसिल। मैं ऐसा कर सकता हूं ना, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक स्टेप कम होगी, इससे कुछ नहीं होगा।
और कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, C1 V1 से C1 V1 कैंसिल आउट। नीचे देखो C2 V2 से ये C2 V2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बचा, मैं इस चीज को रफ कर देता हूं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी मुझे। ध्यान दे, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू कितना, ध्यान दे बेटा, यहां कितना है C2, यहां भी कितना है C2, दोनों में कॉमन ले लो, C2 कॉमन तो क्या बचेगा V1 माइनस V2 डिवाइड, यहां कितना है बेटा C1, इसमें भी कितना है C1, तो C1 दोनों में कॉमन ले लेना, क्या बचेगा V1 माइनस V2 ये V1 माइनस V2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। रेशियो कितना है, डेल V1 अपॉन डेल V2 इक्वल टू C2 बाई C1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई C1 अपॉन 1 बाई C2। देखो रेशियो के नीचे रेशियो वापस ऊपर जाएगा तो C2 बाई C1 बन जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसे बोले कि स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं मैं, एक बार पहुंच लेके ये कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूं कि इसको लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना, क्या लिखेंगे, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल का रेशियो है, और डेल V1 के सामने कौन है 1/7, तो ये क्या बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। ये भी क्या है, डेल V2 के सामने कौन आया 1/2, रेसिप्रोकल ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल का जो रेशियो है वो उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो के क्या होते हैं बेटा, आपके पास इक्वल होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल का रेशियो उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल, कैपेसिटेंस का ये क्या है रेसिप्रोकल के रेशियो क्या है बेटा, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे बेटा इनके पास, L चेंज इन पोटेंशियल रेशियो आर इक्वल टू देयर इनवर्स कैपेसिटेंस रेशियो। तो जो चेंज इन पोटेंशियल रेशियो है वो इक्वल है किसके, उनके इनवर्स कैपेसिटेंस के रेशियो के। और ये लैंग्वेज बोर्ड ने बोली थी और प्रूफ ये हमें करना था आपके पास, ये रास्ता बोर्ड का क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम दो पार्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, कौन कौन सा आपके पास, एक तो हमने कैलकुलेट किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का रेशियो, और दूसरा हमने कैलकुलेट किया आपके पास चेंज इन पोटेंशियल का रेशियो। अब थर्ड है एनर्जी लॉस, वो किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी कंडीशन थी, आफ्टर कॉम्बिनेशन के बाद जब इनको हम लोग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इस पूरे सिस्टम की, अब ये पूरा क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। पहले ये क्या थे बेटे, अलग अलग बॉडी थी, लेकिन एक वायर से कनेक्ट करने के बाद ये दोनों क्या बनी, एक सिंगल बॉडी। जैसे ही दोनों एक सिंगल बॉडी बनेगी तो इसकी टोटल एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड यू फाइनल। एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, हाफ CV²। अब अकेले का C थोड़ी लेंगे, कंबाइन करके लेंगे, और कंबाइन करके लेंगे तो कितना लिखा जाएगा बेटा, C इक्विवेलेंट। V क्या है, पोटेंशियल। क्या दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, नहीं सेम है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा बेटा, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। ध्यान दे, ये कितना हो जाएगा बेटा, हाफ C इक्विवेलेंट दैट इज C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल हम लिख चुके हैं, कितना होता है बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आपको पता है ना कि A प्लस B का होल स्क्वायर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं A² बाई B², मतलब ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का अलग स्क्वायर कर दो, तो ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं स्क्वायर में ब्रेक करूं, ऊपर वाले का अलग कर दिया और नीचे वाले का। देखो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना बेटा, हाफ। यहां कितना चल रहा है, नीचे C1 प्लस C2, और ऊपर क्या चल रहा है, ये पूरी टर्म को मान लो A
प्लस इस पूरी टर्म का मान लो बेटा b, तो ये है a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस टर्म में मैं इसको ओपन कर रहा हूं, डेट इज c1, इस पूरे का स्क्वायर करूंगा a स्क्वायर, c1 का स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 ab होता है, a का मतलब कौन है c1 b1 और b का मतलब कौन है बेटा c2 b2। तो ये आपके पास कनेक्शन के बाद टोटल एनर्जी है। तो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं यहां लिख लेता हूं, U फाइनल हाफ कितना है बेटा c1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2। इसको अरेंज कर रहा हूं बस, c1 c2 v1 v2, तो 2c1 c2 v1 v2 डिवाइड बाय c1 प्लस c2। कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं चला गया लिखा हुआ, चलो दिख रहा है एटलीस्ट अभी तो। अब ध्यान दें, हमें क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो ये समझे कि लॉस होगा क्यों, कनेक्शन में ऐसा क्या होगा कि हमें लॉस होने वाला है। तो उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए हुआ क्या, पहले आपने दो बॉडी दी, ये दो बॉडी आपके पास है। मान लीजिए ये फर्स्ट बॉडी है, इसका चार्ज q1 कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1, चार्ज q2 कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2। इसके पास कुछ एनर्जी थी 200 जूल, इसके पास कुछ एनर्जी है 300 जूल। तो आपने इसकी टोटल एनर्जी निकाली थी, दैट इज कॉल्ड U इनिशियल। 200 प्लस 300 कितना बेटा 500 जूल, ऐसा माना था। या मैं थोड़ा सा एग्जांपल रिकरेक्ट कर लेता हूं, उसको मैं 300 लिख रहा हूं, उसको क्या लिख रहा हूं बेटा 200, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा तो इसकी एनर्जी भी क्या मालूम है ज्यादा कंसीडर करने वाला। अब आफ्टर कनेक्शन आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, V1 लार्जर है इससे V2 से, तो पोटेंशियल ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों पे कॉमन पोटेंशियल नहीं आ रहा। ये पोटेंशियल ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, इस कंडक्टिंग वायर, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जब पोटेंशियल ट्रांसफर होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, और इस पोटेंशियल ट्रांसफर की वजह से ये वायर क्या कर जाएगा, हीट। अगर ये वायर हीट कर गया तो कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, रिलीज। कौन सी एनर्जी, जो इसमें पहले स्टोर थी, उस स्टोर एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हो गया, रिलीज हो गया। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। क्यों हुआ, जब आपने इसको वायर से क्या किया, कनेक्ट किया। मतलब ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में एनर्जी का क्या हो गया, लॉस। फिर आपने क्या किया, इन दोनों का एक सिस्टम माना और इनकी टोटल एनर्जी निकाली, इसको क्या बोला आपने, U फाइनल, और वो आपने निकाली ये। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं ये कितनी है बेटा 498। तो बताओ जब दोनों अलग अलग बॉडी थी तब टोटल एनर्जी कितनी थी, 500 जूल। कनेक्ट करने के बाद फाइनल एनर्जी कितनी मिलेगी, 498 जूल। तो कितनी एनर्जी का लॉस हो गया सर, 2 जूल का। कैसे निकाला आपने वो 2 जूल, सर इनिशियल में टोटल एनर्जी थी, उसको सपरेट कर दिया फाइनल में टोटल एनर्जी का, तो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट हो गई। यही लॉस ऑफ एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो ध्यान देंगे। हमने बोला लॉस ऑफ एनर्जी। थर्ड टॉपिक क्या है बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज डेल U L। हमें कितना चाहिए बेटा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब आपने इनिशियल का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, जो स्टार्टिंग में आपको ड्राइव किया गया था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U फाइनल कितना बेटा, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ध्यान दे हाफ दोनों में क्या है, कॉमन। कॉमन ले ले तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन में क्या माइनस के 1 माइनस, यहाँ कितना बच रहा बेटा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। कुछ नहीं करना, इंक करने जाओगे तो आपको केवल क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम।
और एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है और बाद में सिंप्लीफाई करना आपको। तो आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ध्यान दे, हाफ एलसीएम लेमो, तो एलसीएम कितना है बेटा, C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करना है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये C1 प्लस C2 पूरा डिवाइड चल जाएगा, तो ये टर्म दे दीजिए, दैट इज C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 आपके पास है, इक्वल टू कितना बेटा, हाफ। C1 को C1 से मल्टीप्लाई किया, C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर प्लस C1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर प्लस अब C2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 मल्टीप्लाई C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय क्या चल रहा है बेटा, C1 प्लस C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल आउट। ऊपर का आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, बाकी नहीं मेरे पास इतना। ध्यान दें, C1 C2 और C1 C2, ये C1 C2 सब में क्या है, कॉमन है, तो कितना चल रहा है बेटा, आप C1 C2 कॉमन, नीचे क्या चल रहा है, C1 प्लस C2। अब क्या बचा, यहां देखो क्या बच गया, V1 स्क्वायर, क्या बचा, V1 स्क्वायर प्लस यहां कितना बचा बेटा, V2 स्क्वायर माइनस यहां बचा माइनस के 2 V1 V2 माइनस के 2 V1 V2। सर आपने V2 को पहले क्यों नहीं लिखा, V1 को बाद में क्यों नहीं लिखा? ध्यान रखो, हमने क्या माना था, V1 लार्जर किससे, V2 से, इसलिए V1 को पहले लिख रहा हूं और V2 को बाद में। मैंने इक्वेशन ऐसे अरेंज करी है, तो हाफ C1 C2 C1 प्लस C2। अब देखो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये निकल के आया बेटा लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है। नेक्स्ट, अगर आपके पास बोला जाए कि इसके दो केस बनते हैं बेटा, बेसिकली केस क्या है, इफ फर्स्ट बॉडी के पास चार्ज हो B और सेकंड बॉडी अनचार्ज हो तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। उस कंडीशन पर लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। V1 की जगह रखो बेटा V माइनस V2 की जगह 0 का मतलब नहीं है और V का स्क्वायर आपके पास, तब तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ये है, क्लियर। अगर ऐसा हो, इफ V1 इक्वल टू क्या हो, V2, मतलब कि दो पोटेंशियल सेम हो आपके पास, तो V1 माइनस V2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। ये डिफरेंस 0 तो लॉस ऑफ एनर्जी भी 0, डेल यू एल इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि उस कंडीशन के ऊपर दोनों स्पेयर जिनका एनर्जी लेवल सेम है तो फिर एनर्जी का ट्रांसमिट ही नहीं होगा। अरे एनर्जी ट्रांसमिट क्यों होती है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, दोनों का एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है, इसलिए उस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए एनर्जी ट्रांसमिट होती है हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की एनर्जी इक्वल है तो कोई एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो कोई एनर्जी लॉस भी कैलकुलेट नहीं होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।